हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। टूल्स ऑफ आरडीटी या रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स। सबसे पहला टूल्स आता है। टूल होते क्या हैं? टूल हैं औजार, इक्विपमेंट्स या वो चीजें जो कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में मदद करती हैं, उन्हें हम कहते हैं टूल्स ऑफ आरडीटी। यहां पर चार तरह के टूल्स हैं: एंजाइम, वेक्टर, डिवाइसेस एंड होस्ट सेल, जो कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में मदद करती हैं, उसे पूरा करने में हमें पूरा करवाती हैं। सबसे पहले आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बहुत सारे होते हैं और उनके बिना आरडीटी के बारे में सोचना मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम आते हैं आरईएन। आरईएन यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, मिथाइलेज, टेक पॉलीमरेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और बहुत सारे एंजाइम। दूसरे आते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक खास तरह का डीएनए होता है जो दूसरे डीएनए को कैरी करता है, ट्रांसजीन को कैरी करता है। इसमें प्लाज्मिड, फेज डीएनए, कॉस्मिड, फेजमिड, वायरस, बीएसी, वाईएसी, एमएसी, एसी मतलब आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ये सब आते हैं। फिर आता है डिवाइसेस। डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से, जिनसे हम क्या करते हैं, अलग अलग जो है टास्क पूरे करते हैं। जैसे डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन, जिसको सेंट्रीफ्यूगन भी कहते हैं, एंजाइमेटिक सेपरेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, पीसीआर, ब्लॉटिंग, बायोरिएक्टर, ये सब क्या हैं? डिवाइसेस हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी या आरडीटी में मदद करते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है होस्ट सेल। होस्ट सेल भी एक बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि यही क्या करेगी? बायो प्रोडक्ट बनवाएगी। ठीक है, इसी के अंदर बायो प्रोडक्ट बनता है। इसके अंदर खास चीज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। किसके लिए कॉम्पिटेंस होनी चाहिए? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके लिए कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट बायो टेक्नोलॉजी टूल है। और ये क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टूल? क्योंकि ये सारे बायो प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है उसका नाम है REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। 1970 में इसको डिस्कवर किया था, लेकिन नोबेल प्राइज इनको मिला 1978 में। इन्होंने जो है, इन्हें ये एक एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम्स का ग्रुप है जिसमें 900 से ज्यादा एंजाइम है, 900 से ज्यादा एंजाइम है। और इसे किससे निकाला गया है? 230 बैक्टीरिया स्ट्रेन से निकाला गया है। सबसे पहला जो आरईएन यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो था HIND3, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। और इसका काम क्या है? PDEL, फास्फोडाइएस्टर लिंक को तोड़ना। फास्फोडाइएस्टर लिंक को ये तोड़ता है। अब हम देखते हैं कि आरईएन को REN क्यों कहते हैं। आरईएन को रेस्ट्रिक्शन वर्ड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज यह रेस्ट्रिक्ट करता है बैक्टीरियोफेज की एंट्री को बैक्टीरिया में। ठीक है, इसीलिए इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द बैक्टीरिया। इस सिस्टम को रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में आरईएन के अलावा एक एंजाइम और होता है जिसे मिथाइलेज कहते हैं। आप आगे की कक्षाओं में जाके इसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए को काटता है, डीएनए मॉलिक्यूल को काटता है। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एंडोन्यूक्लियस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डीएनए को बीच से काटता है, कट डीएनए फ्रॉम मिड, इसीलिए इसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इनके अलावा एक और भी तरह के एंजाइम होते हैं जिन्हें एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, जो डीएनए को किनारों से काटते हैं। यहां पर आपको जो डायग्राम से बना के देखा है उसमें किनारे पे कैंची लगी हुई है, इसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। ये किनारे से काट रहा है, और जो बीच से काट रहा है उसे कहेंगे एंडोन्यूक्लियस। फिर आता है रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो कि REN पहचानता है और जहां ये उसे काट देता है। ठीक है, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है ऐसा
जिसे उल्टा और सीधा एक जैसा पढ़ा जा सके। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं पीओपी पॉप। ठीक है, तो पीओपी पीओपी, ठीक है, टीओटी टॉट। अगर हम हिंदी में देखें तो मलयालम, मलयालम क्या है, एक तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, तेजू के पापा के जूते, ये भी एक तरह का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। नवीन, डालडा, जलज, ये सब पैलिंड्रोमिक हैं, उल्टे सीधे एक समान पढ़े जा सकते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर डीएनए का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसे REN पहचानता है और इसे रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। हर एक REN की रिकॉग्निशन साइट अलग अलग होती है। जैसे कि इको R1 की रिकॉग्निशन साइट है GAATTC। ठीक है, GAATTC किसकी रिकॉग्निशन साइट है? इको R1 की। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नेमिंग ऑफ REN या नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम के नाम रखने में 4 पॉइंट या 4 बातों का ध्यान रखना होता है। इसका नाम 4 चीजों से बना होता है, जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन और नंबर या ऑर्डर। ठीक है, तो जीनस जो है, सबसे पहला जो अक्षर होता है REN का नाम का, वो जीनस होता है, उस बैक्टीरिया का जीनस जिससे ये मिलता है। ठीक है, दूसरा उस बैक्टीरिया की स्पीशीज होती है जिससे ये मिलता है, तीसरा उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है जिससे ये मिलता है, और चौथा वो ऑर्डर नंबर होता है जिसमें ये मिला है। जैसे कि इको R1, एस्चुरेशिया कोलाई के R स्ट्रेन से निकलने वाला फर्स्ट एंजाइम जो होगा इको R1 होगा। कैरियोफिनॉन लेंटम से निकलने वाला पहला एंजाइम होगा CLA1। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी के D स्ट्रेन से निकलने वाला तीसरा एंजाइम होगा HIND3। बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस के H स्ट्रेन से निकलने वाला फर्स्ट एंजाइम जो होगा वो होगा BAMH1। स्ट्रेप्टोमाइसीस एल्बस से निकलने वाला पहला एंजाइम होगा SAL1 या SAL1। प्रोटियस वल्गेरिस से निकलने वाला पहला एंजाइम है PVU1। प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी से निकलने वाला पहला एंजाइम है PST1। प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी से निकलने वाला दूसरा एंजाइम है PST2। इसी तरह प्रोटियस वल्गेरिस से अगर कोई दूसरा एंजाइम निकलेगा तो उसे बोलेंगे PVU1, PVU2। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर एंजाइम्स का, REN का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।